एक, ब्रह्मांड किससे निर्मित है? खगोल वैज्ञानिकों के सामने एक अनसुलझी पहेली है जो उन्हें शर्मिंदा कर देती है। वे ब्रह्मांड के 95% भाग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। परमाणु, जिनसे हम और हमारे इर्द गिर्द की हर वस्तु निर्मित है, ब्रह्मांड का केवल 5% ही है। पिछले 80 वर्षों की खोज से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ब्रह्मांड का 95% भाग रहस्यमय श्याम ऊर्जा और श्याम पदार्थ से बना है। श्याम पदार्थ को 1933 में खोजा गया था, जो कि आकाशगंगा और आकाशगंगा समूहों को एक अदृश्य गोंद के रूप में बांधे रखे है। 1998 में खोजी गई श्याम ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार गति में त्वरण के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने इन दोनों की वास्तविक पहचान अभी तक एक रहस्य है। 2. जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? 4 अरब वर्ष पहले किसी अज्ञात कारक ने मौलिक आदिम द्रव्य प्रिमोर्डियल सूप में एक हलचल उत्पन्न की। कुछ सरल से रसायन एक दूसरे से मिल गए और जीवन का आधार बनाया। ये अणु अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम थे। हमारा और समस्त जीवन इन्हीं अणुओं के विकास से उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये सरल मूलभूत रसायन कैसे, किस प्रक्रिया से इस तरह जमा हुए कि उन्होंने जीवन को जन्म दिया? डीएनए कैसे बना? सबसे पहली कोशिका कैसी थी? स्टेनली मिलर के प्रयोग के 50 वर्ष बाद भी वैज्ञानिक एकमत नहीं है कि जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ। कुछ कहते हैं कि यह धूमकेतुओं से आया, कुछ के अनुसार यह ज्वालामुखी के पास के जलाशयों में प्रारंभ हुआ, कुछ के अनुसार वह समुद्र में उल्कापात से प्रारंभ हुआ। लेकिन सही उत्तर क्या है? 3. क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद नहीं। खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के हर उस कोने को, मंगल ग्रह और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा से लेकर कई प्रकाश वर्ष दूर तारों तक खंगालना चाहते हैं, जहां जीवन के मूलभूत आधार द्रव जल की उपस्थिति संभव हो। कई रेडियो दूरबीन ब्रह्मांड के हर भाग से आते हुए रेडियो संकेतों को खंगालने में लगे हैं, लेकिन 1977 के वाव संकेत के अतिरिक्त कोई सफलता नहीं मिली है। खगोल वैज्ञानिक अब सौर बाह्य ग्रहों के वातावरण में जल और ऑक्सीजन की जांच करने में सफल हो गए हैं। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में ही जीवन योग्य 60 अरब से ज्यादा ग्रह हैं, जिन पर परग्रही जीवन की तलाश में अगले कुछ दशक काफी रोमांचक होंगे। 4. मानवता का आधार क्या है? हमारा डीएनए ही मानवता का आधार नहीं है। चिंपांजी का डीएनए मानव डीएनए से 99% मेल खाता है, वहीं केले का 50%। हमारा मस्तिष्क अधिकतर प्राणियों से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें गोरिल्ला के न्यूरॉन से 3 गुना न्यूरॉन 86 अरब ठूंसे हुए हैं। मानव के अन्य प्राणी से अलग साबित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण गुण जैसे भाषा, उपकरण प्रयोग, दर्पण में स्वयं को पहचानना अब कुछ प्राणियों में भी देखे गए हैं। शायद हमारी सभ्यता और उससे हमारे जीन पर पड़ने वाला प्रभाव और विपरीत भी मानव और प्राणी में अंतर बनाता हो। वैज्ञानिक सोचते हैं कि पकाने की कला और अग्नि पर कुशलता ने शायद हमारे मस्तिष्क को विशाल होने में मदद की है। ये भी संभव है कि हमारी सहकार्य की क्षमता और हुनर के आदान प्रदान की क्षमता हमारे विश्व को वानर विश्व की बजाय मानव विश्व बनाती हो। 5. चैतन्य क्या है? हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि चैतन्य मस्तिष्क के किसी एक भाग पर निर्भर न होकर उसके अनेक भागों के आपस में सूचना के आदान प्रदान के लिए जुड़े होने पर निर्भर है। अब तक की सोच यह है कि यदि हम ये जान लें कि चेतना के लिए मस्तिष्क के कौन से भाग जिम्मेदार हैं और किस तरह हमारा स्नायु तंत्र कार्य करता है, तब हम चेतना के कार्य करने के ढंग को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और चेतना के प्रादुर्भाव होने के तरीके जान लेंगे। ये ज्ञान हमें कृत्रिम बुद्धि के निर्माण में मदद करेगा, जिससे हम न्यूरॉन से न्यूरॉन को जोड़कर कृत्रिम मस्तिष्क बना सकेंगे। लेकिन इससे ज्यादा कठिन दार्शनिक प्रश्न यह है कि किसी वस्तु को चैतन्य होने की आवश्यकता ही क्यों है? एक सुझाव यह है कि ढेर सी सूचनाओं को जमा कर उनके संसाधन में ऊर्जा नष्ट करने की बजाय वास्तविक और अवास्तविक तथ्यों में अंतर जानने के लिए चैतन्य आवश्यक है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें अब तक प्रकृति अनुसार अनुकूल होकर अपना अस्तित्व बचाए रखने में मदद की है। 6. हम सपने क्यों देखते हैं? हम अपने जीवन का 1/3 भाग सोने में व्यतीत कर देते हैं।
आप सोच सकते हैं कि जिस कार्य में हम इतना समय देते हैं उसके बारे में हम सब कुछ जानते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी अंधेरे में है कि क्यों हम सोते समय सपने देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को मानने वालों के अनुसार स्वप्न हमारी दमित इच्छाओं के कारण आते हैं और अधिकतर यौन आकांक्षाओं से जुड़े होते हैं। अन्य लोगों का मानना है कि स्वप्न कुछ और नहीं हमारे मस्तिष्क द्वारा सोते समय बेतरतीब रूप से संकेतों का भेजा जाना है जो एक मायाजाल जैसा उत्पन्न करता है। प्राणियों पर किए अध्ययन और मस्तिष्क के आधुनिक चित्रण से यह ज्ञात हुआ है कि स्वप्न की हमारी भावना, याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए चूहों पर किए गए प्रयोगों में उन्हें वास्तविक समस्याओं और उनके हल को स्वप्न में दोहराते देखा गया है, जो उन्हें वास्तविकता में कठिन समस्याओं को हल करने में मददगार होता है। 7. पदार्थ का अस्तित्व क्यों है? हम और आप का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। हम और आप पदार्थ से बने हैं जिसका विलोम प्रति पदार्थ है जो केवल विद्युत आवेश में भिन्न होता है। जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ मिलते हैं वे दोनों ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे सिद्धांतों के अनुसार बिग बैंग महाविस्फोट के समय समान मात्रा में पदार्थ और प्रतिपदार्थ बने होंगे, दोनों मिलकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाना चाहिए और ब्रह्मांड में ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ भेदभाव है कि प्रति पदार्थ नहीं है और केवल पदार्थ ही है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो मैं और आप दोनों नहीं होते। वैज्ञानिक CERN के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के प्रयोगों के आंकड़ों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों प्रकृति पदार्थ को प्रति पदार्थ पर प्राथमिकता देती है। इस गुत्थी के हल के लिए महासममिति, सुपरसिमेट्री और न्यूट्रिनोज दो प्रमुख उम्मीदवार हैं। 8. क्या और भी ब्रह्मांड है? हमारा ब्रह्मांड एक असंभाव्य, अविश्वसनीय जगह है। इसके मूलभूत गुणों में किंचित मात्र परिवर्तन करने पर जीवन संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड के सभी कारक इस तरह निर्धारित हैं कि वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि समांतर ब्रह्मांड भी होना चाहिए, जिनमें इन कारकों का मान हमारे ब्रह्मांड से भिन्न होगा। इन असंख्य ब्रह्मांडों में से एक हमारा ब्रह्मांड है जिसमें इन कारकों का मान इस तरह से है कि जीवन का प्रादुर्भाव संभव हो सका है। शायद प्रकृति के प्रयोगों में से सबसे बेहतर प्रयोग हमारा ब्रह्मांड रहा है, जिसमें हर मान इस तरह से जम गया कि जीवन उत्पन्न हो गया। यह विचित्र लगता है, लेकिन क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान का ज्ञान इसी दिशा की ओर संकेत कर रहा है। 9. सारे कार्बन को कहाँ ठिकाने लगाया जाए? पिछली 2 शताब्दियों से हम जैव ईंधन को जलाकर अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे हैं। ये कार्बन पृथ्वी की सतह के नीचे तेल और कोयले के रूप में दबा था। अब हमने इस सारे कार्बन को पृथ्वी के वातावरण से हटाना होगा, अन्यथा हमें बदलते वातावरण के खतरों को झेलने तैयार रहना होगा, और यह खतरा इतना बड़ा है कि वह पृथ्वी से जीवन भी नष्ट कर सकता है। एक उपाय उसे वापस खाली कोयला और तेल खदानों में डालने का है, दूसरा उपाय उसे समुद्र की गहराई में दफन करने का है। लेकिन हम नहीं जानते कि वह वहां पर कितने समय रहेगा और उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तब तक हमें प्राकृतिक और टिकाऊ कार्बन के भंडार जैसे जंगल और कोयले को संरक्षित करना होगा और ऊर्जा निर्माण के वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। 10. सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्ति के उपाय क्या है? जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति हमेशा के लिए नहीं है। हमें अपनी जरूरतों के लिए ऊर्जा के नए मार्गों की खोज करनी होगी। हमारा नजदीकी सितारा सूर्य एक वैकल्पिक उपाय है। हम वर्तमान में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। एक दूसरा उपाय सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भंजित कर स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति है, जो हमारी कारों के इंजन में प्रयोग में लाई जा सकती है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर सूर्य के निर्माण का प्रयास भी कर रहे हैं, जो कि सूर्य पर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया अर्थात नाभिकीय सम्मिलन पर आधारित ऊर्जा उत्पादन केंद्र होंगे। आशा है कि यह हमारी ऊर्जा का भविष्य होगा। 11. अभाज्य संख्याएं विचित्र क्यों हैं? यह एक तथ्य है कि आप इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से खरीदारी अभाज्य संख्याओं के विचित्र गुणधर्मों के कारण ही कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं एक और सव्यम से ही भाज्य होती है।
इंटरनेट की सुरक्षा पब्लिक की एन्क्रिप्शन से होती है, जो आपकी सूचनाओं को इस तरह से कुटलेखित एन्क्रिप्टेड कर देती है कि उसे कोई और समझ नहीं सकता है। ये पब्लिक की एन्क्रिप्शन प्रक्रिया अभाज्य संख्या पर आधारित होती है। हमारे दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली यह अभाज्य संख्या एक पहेली सी बनी हुई है। इन अभाज्य संख्याओं में एक विचित्र पैटर्न होता है, जिसे रेमन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कई शताब्दियों से महान गणितज्ञों को चुनौती देते आई है। अभी तक एक अनसुलझी पहेली बनी अभाज्य संख्याएं इंटरनेट पर राज्य कर रही है। इस पहेली का सुलझना इंटरनेट सुरक्षा का अंत होगा। 12. जीवाणुओं को कैसे मात दी जाए। एंटीबायोटिक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का एक चमत्कार है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की नोबेल पुरस्कार विजेता खोज ने एक ऐसी क्रांति उत्पन्न की जिससे मानव जाति ने अनेक खतरनाक बीमारियों से निजात पाए। इसी से शल्य चिकित्सा, अंग प्रत्यारोपण और कीमोथेरेपी संभव हो पाए। लेकिन अब यह वरदान खतरे में है। यूरोप में हर वर्ष 25,000 से ज्यादा मौतें ऐसे जीवाणु से हो रही हैं जिसने एकाधिक एंटीबायोटिक दवाइयों से प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है। नए एंटीबायोटिक दवाइयों की खोज रुकी हुई है और हम एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग से हालात को और कठिन बनाते जा रहे हैं। अमेरिका में 80% एंटीबायोटिक दवाएं मांस उत्पादन के लिए जानवरों को दी जा रही हैं। डीएनए अभियांत्रिकी में नई खोजों से हम कुछ ऐसी दवाएं बना पा रहे हैं जिनका प्रतिरोध उत्पन्न करना जीवाणुओं के लिए कठिन है। अच्छे जीवाणुओं के प्रयोग से भी हम इस युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं। हमसे 3 अरब से भी ज्यादा आयु के इस दुश्मन से हमारी लड़ाई जारी है। 13. क्या कंप्यूटर की गति बढ़ते जाएगी। हमारे टैबलेट और मोबाइल फोन ऐसे नन्हे कंप्यूटर हैं जो 1969 के चंद्रयान अपोलो 11 के कंप्यूटर से भी कई गुना शक्तिशाली है। हम अपनी जेबों में रखे जा सकने वाले इन कंप्यूटरों की क्षमता को किस तरह से बढ़ाते रह सकते हैं। एक कंप्यूटर चिप में ट्रांजिस्टरों की संख्या की बढ़ोतरी की भी एक सीमा है। ये सीमा अभी तक नहीं पार हुई है, लेकिन वह समय ज्यादा दूर नहीं है। उसके पश्चात वैज्ञानिक नए पदार्थों में संभावना ढूंढ रहे हैं, जैसे ग्राफाइट जैसा पतला कार्बन या नए तरह के कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित हों। 14. क्या हम कभी कैंसर को हरा पाएंगे। संक्षिप्त उत्तर है नहीं। कैंसर एक अकेली बीमारी नहीं है, ये सैकड़ों बीमारियों का एक समूह है और यह डायनासोर के जमाने से है। इसके पीछे कारण हमारी जीन में छुपा हुआ है। ये जीन हमारे शरीर का मानचित्र होते हैं और इस मानचित्र में किसी गलती से कैंसर होता है। ये खतरा हमारे अंदर ही होता है और इससे बचा नहीं जा सकता है। जितना ज्यादा हम जीवित रहेंगे, कैंसर होने की उतनी ज्यादा संभावना रहेगी। कैंसर एक जीवित समस्या है और विकसित होते रहेगी। जीनेटिक्स के जटिल अध्ययन से हम इस बीमारी के बारे में ज्यादा जान रहे हैं, इसके होने के कारण पता चल रहे हैं, साथ ही हम इससे बचने और चिकित्सा के बेहतर तरीके ज्ञात हो रहे हैं। वर्तमान में आधे से ज्यादा कैंसर, लगभग 37 लाख पीड़ित की रोकथाम संभव है। धूम्रपान छोड़ दीजिए, खानपान पर ध्यान दें, सक्रिय रहे और दोपहर की धूप में ज्यादा सूर्य किरणों से बचें। 15. तब मैं रोबोट रसोइया रख पाऊंगा। वर्तमान में रोबोट आपको खाना परोस सकते हैं और आपके सूटकेस उठाकर चल सकते हैं। आधुनिक रोबोट किसी विशिष्ट कार्य के लिए बने हैं, जैसे वह गायों को धो सकते हैं, आपकी ईमेल पर उत्तर दे सकते हैं, आपकी कार पार्क कर सकते हैं। लेकिन एक पूर्ण रूप से बुद्धिमान रोबोट के लिए कृत्रिम बुद्धि चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आप अपनी बूढ़ी दादी को अपने रोबोट रसोई के भरोसे छोड़कर जा सकते हैं। जापान 2025 तक वृद्ध नागरिकों की देखभाल के लिए रोबोट विकसित करने का लक्ष्य पाले हुए है। 16. सागर के तल में क्या है। सागरों का 95% भाग अभी तक अज्ञात या अनन्वेषित है। वहां पर क्या है। 1960 में इस प्रश्न का उत्तर पाने डॉन वाल्श और जैक्स पिकार्ड समुद्र की सतह से 7 मील नीचे तक गए थे। ये प्रयास मानव प्रयत्नों की पराकाष्ठा थी, लेकिन वे सागर की तलहटी पर जीवन की एक झलक ही देख सके थे। सागर की तलहटी पर पहुंचना इतना कठिन है कि हम वहां पर मानव रहित वाहन ही भेजते हैं।
सागर तलहटी पर अभी तक की गई आश्चर्यजनक खोज, जैसे बेरेली मछली जिसका सर पारदर्शी होता है और वह अल्जीमा बीमारी की चिकित्सा में प्रयुक्त हो सकती है। इस तरह की नई खोजें इस मायावी दुनिया का अल्पांश मात्र है। 17. श्याम विवह के तल में क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो अपने आप में भानुमति का पिटारा है। आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार एक महाकाय तारे की मृत्यु के समय उसके केंद्र के एक बिंदु तक सिकुड़ जाने से श्याम विवह बनता है। इसका घनत्व अत्यधिक होता है और गुरुत्वाकर्षण इतना बलशाली कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। इस स्तर पर सापेक्षतावाद के साथ क्वांटम भौतिकी भी कार्य करती है। लेकिन क्वांटम भौतिकी और सापेक्षतावाद के सिद्धांत एक साथ लागू नहीं किए जा सकते हैं। दोनों विरोधाभासी है। दोनों के एकीकरण के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हाल ही में एम-स्ट्रीम सिद्धांत एक उम्मीदवार के रूप में उभरा है जो शायद ब्रह्मांड की इस सबसे विचित्र कृति के रहस्यों को हल कर सके। 18. क्या हम अमर हो सकते हैं? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हम वृद्धावस्था एजिंग को जीवन की एक सच्चाई के रूप में नहीं, एक बीमारी के रूप में मान रहे हैं जिसका इलाज और रोकथाम संभव है। इलाज और रोकथाम पूरी तरह संभव नहीं हो तो कम से कम एक लंबे समय तक इसका टालना संभव है। हमारा वृद्धावस्था संबंधित ज्ञान तीव्र गति से बढ़ा है और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ प्राणी अन्य प्राणियों से ज्यादा क्यों जीते हैं। अभी हम सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम डीएनए क्षति, वृद्धावस्था का असंतुलन, चयापचय प्रक्रिया, प्रजनन क्षमता तथा इन सभी को संचालित करने वाले जीन के बारे में पहले से बेहतर जानते हैं और इसे दवाओं के जरिए नियंत्रण में लाने के करीब हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हम दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त करेंगे, प्रश्न यह है कि हम बेहतर स्वस्थ दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त करेंगे। अनेक बीमारियां जैसे मधुमेह और कैंसर वृद्धावस्था संबंधित है, इस खोज से दूर हो सकेंगी। 19. जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का हल क्या है? 19 वर्तमान की 7 अरब जनसंख्या 1960 की जनसंख्या की दुगनी और अनुमान के अनुसार में 2050 में ये 9 अरब को पार कर जाएगी। इतनी बड़ी जनसंख्या कहाँ रहेगी और निरंतर बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन और ईंधन कहाँ से आएगा? शायद हम कुछ भाग को मंगल पर भेज दें, कुछ भाग के लिए भूमिगत शहरों का निर्माण कर पाएं। भोजन के लिए प्रयोगशालाओं में मांस का निर्माण हो सकता है। यह विज्ञान फतांशी लगता है, लेकिन अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। 19-20. क्या समय यात्रा संभव है? 19 समय यात्री हमारे साथ, हमारे बीच है। आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के यात्री समय यात्रा कर चुके हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में समय गति धीमी हो जाती है। वर्तमान में ये प्रभाव अत्यल्प है, लेकिन गति बढ़ा दीजिए और इसी प्रभाव से मानव भविष्य में एक दिन सहस्त्र वर्ष की यात्रा भी कर पाएगा। प्रकृति शायद भूतकाल में यात्रा करने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन भौतिक वैज्ञानिक के अनुसार वर्महोल और अंतरिक्ष यानों से ये भी संभव है। सैद्धांतिक रूप से समय यात्रा संभव है, लेकिन तकनीक के विकास में समय लगेगा।